हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हाई फाई स्टडी विद बिहारी सर में। आज हम मुगल वंश की ओर चलते हैं। मुगल वंश की टॉपिक लेकर आए हैं। तो मुगल वंश कौन थे ये जान लेना बहुत जरूरी है। मुगल वंश जाति के तुर्क थे। मुगल वंश जाति के तुर्क थे। मुगल का अर्थ होता है बहादुर। मुगल का अर्थ होता है बहादुर। मुगल का अर्थ होता है बहादुर। मुगल वंश जाति के तुर्क थे। माता की ओर से मंगोल माने जाते थे और पिता की ओर से तैमूर के वंशज माने जाते थे। तो मुगल वंश जो है अपने आप को तैमूर के वंशज ही मानते थे, क्योंकि तैमूर लंग ने तैमूर लंग ने तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी को दिल्ली पर शासन किया था। दिल्ली पर शासन किया था। तब से ये मुगल वंश अपने आप को तैमूर लंग के ही वंशज मानते थे। माता की ओर से मंगोल माने जाते थे, पिता की ओर से तैमूर के वंशज माने जाते थे। तो आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर बता दिया जाएगा, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। तो वीडियो को देखते रहें। तैमूर लंग के वंशज माने जाते थे। तो भारत में सबसे पहले मुगल वंश का जो संस्थापक है वो बाबर है। भारत में सबसे पहले आया मुगल वंश को लेकर बाबर ही सबसे पहले आया। तो बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब मुगल वंश के शासक हैं। तो ये सब को आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, BHAJSO। तो ये काफी शानदार सा ट्रिक है, इसको आप याद रखें, नोट कर ले। बी से हो गया आपका बाबर, एच से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे से हो गया जहांगीर, यस से हो गया शाहजहां और औरंगजेब, ओ से हो गया आपका औरंगजेब। तो आज हम बाबर की ओर बताने जाएंगे। बाबर की कहानी हम बताएंगे। इसमें भी आपका ढेर सारा ट्रिक है। बाबर की जितने भी पॉइंट है इनमें, बाबर में आपको सारा का सारा बता दिया जाएगा। तो चलिए हम बाबर की ओर चलते हैं। तो हम बाबर की ओर चलते हैं। आपका कहानी है बाबर की ओर। ये काफी शानदार सा कहानी है। आप इसको केवल देखते रहिए, वीडियो को आप केवल देखते रहिए, एक से एक ट्रिक आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मुगल वंश का संस्थापक बाबर को ही कहा गया है। बाबर ही मुगल वंश का संस्थापक था। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का जन्म 1483 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। फरगाना नामक राज्य में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। क्या था? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ये फरगाना नामक छोटे राज्य के राजा थे। बाबर का जन्म भी फरगाना में हुआ था। तो फरगाना नामक छोटे राज्य के राजा थे। फरगाना नामक छोटे राज्य के राजा थे। तो बाबर जो फरगाना की गद्दी पर 1494 ईस्वी को बैठा। बाबर फरगाना की गद्दी पर 1494 ईस्वी को बैठा। इस समय इसका 11 साल लगभग एज था। तो 11 साल की उम्र में ही ये गद्दी को संभालने लगा। और बाबर 1507 ईस्वी में
बादशाह की उपाधि धारण की, बादशाह की उपाधि धारण की, उपाधि धारण किया। ये ऐसे उपाधि था जो कोई भी तैमूर के वंशज इससे पहले यह इस उपाधि को धारण नहीं किए थे। कोई भी तैमूर के वंशज इससे पहले इस उपाधि को धारण नहीं किए थे। बाबर 1507 ईस्वी में उपाधि धारण की। बाबर जो अपना बाबरनामा है, जो आत्मकथा है, तो बाबर अपनी बाबरनामा को स्वयं ही लिखा। बाबर अपनी बाबरनामा स्वयं लिखे, स्वयं लिखा। तो बाबर अपनी बाबरनामा में क्या लिखते हैं कि जिस समय वो भारत आए थे उस समय भारत एक मत में नहीं था। भारत का अनेक छोटे छोटे राज्यों में टुकड़ा हो चुका था और सभी राज्य के राजा अपने आप को महान राजा समझते थे, सम्राट समझते थे। लेकिन अनेक छोटे छोटे राज्य में टुकड़ा हो चुका था और उस समय जो है भारत, मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो इस समय भारत में जो भी आक्रमण होता था वो उत्तर पश्चिम की ओर से हमेशा आक्रमण होता रहा। उत्तर पश्चिम की ओर से इन जो राजा छोटे छोटे थे इनका ध्यान उत्तर पश्चिम की ओर बहुत कम रहता था, तो इसलिए उत्तर पश्चिम की ओर से आक्रमण होते रहता था। आप पश्चिम उत्तर ना बोले, गलत होता है। उत्तर पश्चिम की ओर से आक्रमण होता था। बाबर ने भी इसी से, उत्तर पश्चिम की ओर से ही बाबर भी आया था। बाबर अपने राज्य में उत्तर पश्चिम की ओर से ही भारत आया। उत्तर पश्चिम की ओर से बाबर ने 1526 ईस्वी को, ये 1526 ईस्वी को उत्तर पश्चिम की ओर से भारत आया। बाबर 1526 ईस्वी को उत्तर पश्चिम की ओर से भारत आया। बाबर काफी आक्रामक शैली को लेकर आया था। बाबर ने युद्ध की काफी आक्रामक शैली लेकर आया था। तीरंदाजी, तोप, बंदूक, ये सब उत्तर भारत में पहले इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे। युद्ध में तीरंदाजी, तोप, बंदूकें और कुछ घुड़सवार सैनिक भी लेकर आया था। घुड़सवार सैनिक भी लेकर आया था, इत्यादि लेकर आया। और 1526 ईस्वी में पानीपत पहुंचा। 1526 ईस्वी में पानीपत में इब्राहिम लोदी का शासन था। तो 1526 में प्रथम पानीपत युद्ध हुआ। प्रथम पानीपत युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। तो बाबर काफी आक्रामक शैली को लेकर भारत आया था, तो इसलिए बाबर इस युद्ध को जीत लिया, यानी इसमें बाबर विजय हुआ। बाबर की विजय हुई। बाबर वैसे तो एक भी युद्ध हारा नहीं है, बाबर की विजय हुई। भारत में जितना भी युद्ध लड़ा एक भी युद्ध बाबर नहीं हारा। बाबर की विजय हुई तो अफगान शासक जो थे इब्राहिम लोदी, ये हार गए युद्ध में। इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई। तो बाबर के जितने भी आए थे मंत्रीगण, तो बाबर जितने भी अपने साथियों को लेकर आया था, तो उन सब की राय थी कि यहाँ का जो इब्राहिम लोदी पानीपत में जो भी मतलब भारत की धन संपत्तियां थी उसको लूट कर वो वापस जाना चाहते थे। लेकिन बाबर ने वो अपने बल पर समझा बुझाकर इन्हें वापस रोक लिया। बाबर वापस रोक लिया और एक एक करके अफगान शासकों को पराजय करते चला गया। बाबर एक एक करके अफगान शासकों को पराजय करते चला गया। इसी में 4 अफगान मुख्य प्रमुख युद्ध हुआ। 4 मुख्य युद्ध हुआ, जिसमें है एक प्रथम है पानीपत का युद्ध। प्रथम युद्ध है
पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यही पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है खानवा का युद्ध, दूसरा युद्ध है, दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। तीसरा युद्ध है आपका, तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। और चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो ये युद्ध 1526 में हुआ, ये 1527 में हुआ, 1528 में हुआ, 29 में हुआ, 30 में तो मर ही चुका था बाबर। युद्ध के बारे में एक शानदार सा ट्रिक है, आप लोग देख लीजिए, इससे आप लोग को याद रहेगा। युद्ध का है पानीपत का युद्ध यानी कि पानी पिया, खानवा का युद्ध खाना खाया, चंदेरी का युद्ध चल दिया, घाघरा का युद्ध हो गया आपका घर गया, और 1530 ईस्वी में ये मर गया। तो एक्सप्लेन कर देते हैं। पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, और अंत में हो जाता है मर गया। तो पानी पिया से हो गया आपका पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो हुआ था। खाना खाया, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध यह हुआ था 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में चल दिया चंदेरी का युद्ध। 1528 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। 1529 और 1530 में लगभग 48 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। 1530 में लगभग 48 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये काफी शानदार सा ट्रिक है, आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, तो युद्ध का आप लोग ट्रिक नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिए हैं, ठीक है। तो बाबर का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो उसमें इब्राहिम लोदी और ग्वालियर के राजा इब्राहिम लोदी और ग्वालियर के राजा विक्रमजीत, और ये दोनों मित्र थे। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत, ये दोनों मध्यकाल, पूरे मध्यकाल में ऐसे, पूरे मध्यकाल भारत में ऐसे ये दोनों राजा थे जो युद्ध स्थल पर ही मारे गए, युद्ध स्थल पर ही मारे गए। और बाबर का जो बेटा था हुमायूं, बड़ा बेटा था, बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं जो था, विक्रमजीत के परिवार से
विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। कोहिनूर हीरा सबसे अच्छा हीरा होता है कोहिनूर हीरा। तो बाबर ने विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। प्राप्त किया। और इब्राहिम लोदी और ग्वालियर के राजा विक्रमजीत युद्ध स्थल पर ही मारे गए। ये दोनों पूरे मध्यकाल भारत के ऐसे राजा थे जो दोनों युद्ध स्थल पर ही मारे गए, तो ये काफी दुख की बात है। हुमायूं विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, मतलब ये सबसे अच्छा हीरा कोहिनूर हीरा ही होता है। तो ये भारत में जो था विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया, भारत आकर इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत के परिवार से। और बाबर जो था युद्ध करने के बाद यह लगभग दिसंबर 1530 ईस्वी को, दिसंबर 1530 ईस्वी को, दिसंबर 1530 ईस्वी को लगभग 48 वर्ष की उम्र में मर गया। तो इसके मरने के बाद ये इसकी मृत्यु जो है आगरा में हुई थी इसकी मृत्यु। तो इसका शव जो था आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। सबसे पहले इसका शव आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में इसे काबुल में फिर इसे दफनाया गया। बाद में इसे काबुल में दफनाया गया। बाद में, पहले नहीं, पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में इसे काबुल में दफनाया गया। तो बाबर जो था वो अपना रुचि चार बाग में भी दिखाया। चार बाग एक ऐसा बाग होता था जिसके चारों ओर दीवार रहता था, बीच में कृत्रिम नहर, मतलब कि ये नहर बनावटी बनाए जाते थे, बीच में एक कृत्रिम नहर रहता था। और चार बाग इस तरह रहता था। ये आगरा में अभी भी है। तो आगरा के जो चार बाग थे इसमें रुचि दिखाया बाबर ने, बनाने में इसकी रुचि दिखाई, बनाई नहीं। बनने का जो क्रिया था वो अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। चार बाग बनने की प्रक्रिया, चार बाग बनाने की प्रक्रिया अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को, बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखे। ये तुर्की थे, तुर्की भाषा में लिखे। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखे। बाद में इसे अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। फारसी भाषा में अनुवाद किए। बाद में इसे अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किए। बाबर के बाद बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं
हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी बना। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी बना। बाद में हुमायूं उत्तराधिकारी बना, बाबर का उत्तरा। तो हुमायूं के बारे में हम अगले एपिसोड में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो को पूरा देखें तो अच्छी बात है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक।